हेलो एवरीवन, वेलकम बैक प्रियंका नेट क्लासेस। सो बेसिकली आज के इस लेक्चर में हम लोग एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ के पेपर 2 कॉमर्स की 1000 पीवाईक्यू सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं। इस सीरीज में मैं आपके साथ जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ कॉमर्स के, वो 2020 से लेके 2023 तक, ठीक है, यानी सारे लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में सीरीज में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर रही हूँ विद उसके क्वेश्चन, उसके ऑप्शन, उसका राइट आंसर, उसका कंसेप्ट, सब कुछ मैं आपको डिटेल में इस सीरीज में करा रही हूँ। इसलिए जरूर से इस सीरीज को फॉलो कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये इसका पार्ट नंबर 29। चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन, और एक्चुअल में हमारा 141 क्वेश्चन, ठीक है। अब आप में से कोई पूछ सकता है 140 क्वेश्चंस कहाँ पे गए, तो वो पार्ट नंबर 128 पे है, ठीक है। अगर आपने मिस किया है फर्स्ट 140 क्वेश्चंस को, तो मैं आपको 1000 पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जाइए वहां से जाके उसको जरूर से कवर कीजिए। फर्स्ट 140 क्वेश्चंस को जरूर से कवर कीजिए, ठीक है। एंड एक और चीज, अगर आपको मेरा आवाज थोड़ा अजीब लग रहा हो सुनने में, तो सॉरी, मेरे को सर्दी हो गई है, फीवर है काफी, तो उस वजह से थोड़ा आवाज में चेंज आ गया है। तो अगर कोई वर्ड का इधर उधर हो जाता है या गलत इंटरप्रेट लगता है, आपको सुनाई आने में गलत लगता है, तो थोड़ा एक दो लेक्चर्स के लिए बियर कीजिएगा, ठीक है। अरेंज द फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शंस इन अ लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ थिंग्स। देन हमें जो मैनेजमेंट के फंक्शंस है उनको किस में अरेंज करना है, लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करना है। अब जब भी सीक्वेंस के क्वेश्चन आते हैं तो मेरी टिप को यूज कीजिए। टिप क्या है, सीक्वेंस के लिए हमेशा क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट और लास्ट चीज को सेट कर लेना चाहिए। पहले क्या कर लेना चाहिए, फर्स्ट एंड लास्ट को सेट कर लेना चाहिए। अगर आप फर्स्ट और लास्ट को सीक्वेंस में सेट कर देते हो तो 99% चांसेस है कि आपका क्वेश्चन उधर से ही सॉल्व हो जाएगा, आपको बीच के ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। प्लानिंग, स्टाफिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था पॉट्सकॉम, है ना। पॉट्सकॉम आपको पता होगा, ये एक एक्रोनियम है, ठीक है, जिसमें P stands for planning, O stands for organizing, D stands for directing, S stands for staffing, CO stands for coordinating, R stands for reporting and B stands for budgeting, ठीक है। ये है, अगर आपको पता हो तो आपने 11th-12th में आपने पढ़ा होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्लानिंग, और लास्ट में क्या आएगा, रिपोर्टिंग या बजटिंग। यहाँ पे रिपोर्टिंग बजटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पे लास्ट में है कंट्रोलिंग, है ना। तो सबसे लास्ट में क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा कंट्रोलिंग, यानी फर्स्ट होना चाहिए 1, सब में ही 1 है। लास्ट क्या होना चाहिए, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग का नंबर क्या है, 5, सबसे लास्ट में 5 होना चाहिए, यानी डी ऑप्शन तो कट गया, है ना। अब मुझे बाकी देखना पड़ेगा। प्लानिंग के बाद सेकेंड चीज क्या होती है, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग सेकेंड है, यानी सेकेंड वाला कौन सा है, थर्ड, यानी ए ऑप्शन भी कट हो गया। क्यों, क्योंकि बी और सी में थर्ड है ना। फिर ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है, डायरेक्टिंग, है ना। ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है, डायरेक्टिंग। तो डायरेक्टिंग है क्या यहाँ पे, हाँ, लेकिन यहाँ पे ऑप्शंस में पहले क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ऑप्शंस में पहले थर्ड दिया हुआ है स्टाफिंग, फिर दिया हुआ है फोर्थ डायरेक्टिंग, है ना। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले आप प्लान करोगे, फिर आप ऑर्गेनाइज करोगे, फिर आप स्टाफिंग करोगे, फिर उस स्टाफ को डायरेक्शन दोगे, फिर आप कोऑर्डिनेट करोगे एंड लास्ट में कंट्रोल करोगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ये है आपका सीक्वेंस, बट यहाँ पे जो ऑप्शन दिए होंगे हमें तो उस हिसाब से चलना पड़ेगा, राइट। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। सबसे पहले प्लान करो, फिर उस प्लान को ऑर्गेनाइज करो, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कोऑर्डिनेटिंग एंड लास्ट में कंट्रोलिंग। या आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो, पॉट्सकॉम, ठीक है। ऐसे भी याद करोगे तो भी आपको याद पड़ जाएगा, ठीक है। ये एक्रोनियम है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ये 141 क्वेश्चन आई होप सबको क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ, 142 क्वेश्चन।
Upasala model for internationalization of business operations is not valid for, होता है जो उपासला मॉडल है इंटरनेशनलाइजेशन का, ये इनमें से किसके लिए वैलिड नहीं है। तो अब ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत जरूरी है कि आपको मॉडल्स पता हो, एंड ये रेयर टाइप का क्वेश्चन है क्योंकि कहीं पे भी मुझे नहीं लगता है 99% स्टूडेंट्स या एटलीस्ट 90% स्टूडेंट्स को तो ये क्वेश्चन आता ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये शायद मॉडल पहली बार सुना ही पेपर में जाके होगा, राइट। तो ये किसके लिए वैलिड नहीं होता है? ये वैलिड नहीं होता है सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उपासला मॉडल वैलिड नहीं है। अब ये उपासला मॉडल है क्या, वो समझ लेते हैं, ठीक है, ताकि समझ में आए कि क्या उपासला मॉडल, ठीक है। उपासला इंटरनेशनलाइजेशन मॉडल इज फाउंडेड ऑन 4 कोर कंसेप्ट्स। अब ये मॉडल किसके ऊपर बना है? 4 कोर कंसेप्ट्स के ऊपर बना है। हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पेपर में अभी उपासला मॉडल के 4 कंसेप्ट्स पूछ लिए जाए, है ना। तो बहुत जरूरी है अब आप ये 4 कोर कंसेप्ट्स याद रखिएगा। सबसे पहले ये मॉडल क्या बोलता है? आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। फिर ये सेकेंड चीज क्या बोलता है? मार्केट के लिए कमिटमेंट होना चाहिए। फिर कमिटमेंट वाले डिसीजंस आप लेने चाहिए। एंड फोर्थ एंड लास्ट, आपको करंट एक्टिविटीज भी पता होनी चाहिए अपने मार्केट की, अपने बिजनेस, राइट। तो ये 4 कोर कंसेप्ट है किसकी? उपासला मॉडल की। अब ये उपासला मॉडल्स क्या है? ये मॉडल बेसिकली एक अप्रोच है जिसके थ्रू आप बताते हो कि सीक्वेंशियल वे में एक फर्म कैसे कैसे धीरे धीरे करके इंटरनेशनल लेवल पे काम करने जाती है। ये मॉडल सिंपली बोलता है कि अगर आपके पास लैक ऑफ नॉलेज है फॉरेन मार्केट का, ठीक है, तो आप इंटरनेशनलाइजेशन कर पाओगे क्या? अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जा पाओगे क्या? नहीं। तो इसलिए ये उपासला मॉडल सिंपली क्या बोलता है कि पहले तो खुद को अपने डोमेस्टिक मार्केट में एस्टैब्लिश करो। पहले कहाँ पे एस्टैब्लिश करना है आपको? डोमेस्टिक मार्केट में। पहले अपने होम कंट्री में, अपने डोमेस्टिक मार्केट में खुद को अच्छे से एस्टैब्लिश करो। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे आपको डोमेस्टिक मार्केट में अपने कॉन्फिडेंस आ जाए, इन 4 कोर कंसेप्ट्स की मदद से आप धीरे धीरे क्या करो? नेक्स्ट स्टेज की तरफ जाओ। जब भी आपको लगे कि आपके पास सफिशिएंट अंडरस्टैंडिंग है, सफिशिएंट नॉलेज है फॉरेन मार्केट्स का, तो आप अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाओ। ये होता है आपका उपासला मॉडल। उपासला मॉडल ऑफ इंटरनेशनलाइजेशन सिंपली ये बोलता है कि कोई भी बिजनेस डायरेक्टली इंटरनेशनल लेवल पे जाके नहीं किया जा सकता है। उसके लिए पहले आपको छोटे छोटे कदम उठाने पड़ेंगे। पहले आपको डोमेस्टिक लेवल पे अपने कंट्री में तो अपने बिजनेस को पहले बेस्ट बनाना होगा। एक बार आप अपने कंट्री में अच्छे से बन गए, एकदम एस्टैब्लिश हो गया आपका बिजनेस, फिर जैसे जैसे आपको इंटरनेशनल मार्केट्स की जानकारी आ जाए, फिर धीरे धीरे करके आप क्या कर सकते हो? धीरे धीरे करके आप उस लेवल पे भी जा सकते हो, अपने बिजनेस को इंटरनेशनल लेवल पे लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये उपासला मॉडल किसके लिए दिया था? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स के ऊपर स्टडी करते हुए किसी ने दिया था, ठीक है। किस फर्म्स के ऊपर स्टडी करते हुए ये मॉडल बनाया गया था? मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स जो होती है उनके ऊपर स्टडी करते हुए ये मॉडल बनाया गया, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या बन गया? सर्विस ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि उपासला मॉडल सर्विस ऑर्गेनाइजेशन पे वैलिड ही नहीं है, ठीक है। हमसे क्या वैलिड नहीं है वो पूछा, बट वो तो मैंने आपको समझा दिया। साथ ही साथ उपासला मॉडल क्या है वो भी मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे ये टॉपिक फिर से पूछा जाए, तो इसके 4 कोर कंसेप्ट्स पूछे जाए या इसके मीनिंग पे कुछ क्वेश्चन बन जाए, है ना। तो ऐसा करके आपसे पूछा जा सकता है। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। उपासला मॉडल क्या है वो क्लियर है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। 143rd क्वेश्चन, grouping of countries committed to remove all barriers to the free flow of goods and services between themselves होता है and pursue independent external trade policies is called। क्या बोलता है? कुछ ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, ठीक है, वो क्या करते हैं आपस में, तो ये कंट्रीज आपस में तो क्या करते हैं? फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं आपस में, एक दूसरे के साथ तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, लेकिन बाहर की कंट्रीज के साथ अपने अपने हिसाब से डीलिंग करते हैं। तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। इसको हम क्या बोलते हैं?
इसको हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, फ्री ट्रेड एरिया क्या होता है, या इसको हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी बोल सकते हैं, फ्री ट्रेड एरिया भी बोल सकते हैं। ये एग्रीमेंट क्या होता है कि दो कंट्रीज आपस में क्या कर सकती है, अपने बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर सकती है, जिसमें वो आपस में तो क्या करेंगे, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करेंगे, लेकिन बाहर की जो कंट्रीज है और इसके अलावा उनके साथ वो अपने अपने हिसाब से क्या करेंगे, एक्सटर्नल ट्रेड करेंगे। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आज की डेट में इंडिया और बांग्लादेश का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना हुआ है, अगर सपोज, ठीक है, क्या बना हुआ है, इंडिया और बांग्लादेश के ये सपोज बीच में क्या बना हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बना हुआ है। तो अब क्या है, इंडिया और बांग्लादेश आपस में कोई भी कुछ इधर उधर अपने बेच सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंडिया की अपनी एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी अलग है। इंडिया जब बाकी कंट्रीज के साथ डील करेगा तो उसकी अपनी जो पॉलिसी है वो डिफरेंट होगी, इंडिया की पॉलिसी डिफरेंट होगी, और बांग्लादेश जब दूसरी कंट्रीज के साथ डील करेगा तो उसकी पॉलिसी अलग होगी। ऐसे टाइप के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं फ्री ट्रेड एरिया या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, आई होप फ्री ट्रेड एरिया क्या है वो क्लियर है। अब एक बार में ये चारों देख लेते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी ना फ्री ट्रेड एरिया, कस्टम यूनियन, गवर्नमेंट मार्केट, इकोनॉमिक यूनियन, यहाँ से एक या दो क्वेश्चन पेपर में हर बार आता है, तो बहुत जरूरी है आपको इन सब का मतलब पता हो, और इन सब के बीच में थोड़ा थोड़ा ही डिफरेंस है, वो डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, है ना। सो देखते हैं, ये मैं आपके लिए चार्ट लेके आई हूँ, ये चार्ट अच्छे से समझ लीजिएगा, ट्रस्ट मी, अगर आपने ये चार्ट समझ लिया ना तो आपको फ्री ट्रेड एरिया क्या है, ठीक है, फिर कस्टम यूनियन क्या है, कॉमन मार्केट क्या है, इकोनॉमिक यूनियन क्या है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, ये पांचों समझ में आ जाएंगे, और इन पांचों में डिफरेंस क्या है वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं फ्री ट्रेड एरिया को। फ्री ट्रेड एरिया में क्या होता है, जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया कि दो कंट्रीज आपस में फ्रीली ट्रेड करती है और उनकी अपनी अपनी इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल ट्रेड पॉलिसी होती है। ये बेसिकली दो कंट्रीज के बीच का अग्रीमेंट होता है। ठीक है, सिंपल, ये सबसे बेसिक लेवल का अग्रीमेंट होता है, सबसे फर्स्ट लेवल का अग्रीमेंट होता है, एकदम बेस लेवल का एग्रीमेंट होता है। ठीक है, फिर उससे बड़ा क्या होता है, उससे बड़ा होता है आपका कस्टम यूनियन, जहाँ पे फ्री ट्रेड तो होगा ही मेंबर्स के बीच में, लेकिन सभी मेंबर्स की क्या होगी, कॉमन एक्सटर्नल कमर्शियल पॉलिसी होगी। यानी यहाँ पे आप फ्री ट्रेड तो आपस में कर रहे हो, लेकिन साथ ही साथ आपका जो एक्सटर्नल ट्रेड है, बाहर की कंट्रीज के साथ जो ट्रेड है, उसकी भी पॉलिसी आपकी सेम। ठीक है, फिर आता है आपका कॉमन मार्केट। अगेन कॉमन मार्केट किससे बड़ा होगा, कस्टम यूनियन से। यहाँ पे अगेन फ्री ट्रेड है, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी है, और प्लस फ्री फैक्टर मोबिलिटी है विद इन द मार्केट। यानी मार्केट में यहाँ पे जो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, वो एक देश से दूसरे देश इजीली मूव कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह इजीली मूव कर सकते हैं। यानी एक हिसाब से बोलूं तो कस्टम यूनियन से बड़ा क्या हुआ, कॉमन मार्केट, है ना। फिर आ जाता है उससे भी बड़ा, कॉमन मार्केट से भी बड़ा, जो कि है इकोनॉमिक यूनियन। अगेन इकोनॉमिक यूनियन क्या होगा, ये तो होगा ही, कॉमन एक्सटर्नल पॉलिसी भी होगी, फ्री मोबिलिटी भी होगी, और हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी। आपकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी है वो भी सबकी सेम हो। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल सबसे हाईएस्ट लेवल का आता है आपका इकोनॉमिक इंटीग्रेशन। यहाँ पे क्या होगा, सब होगा, फ्री ट्रेड होगा ही, एक्सटर्नल पॉलिसी भी होगी, फ्री फैक्टर भी होगा ही, हार्मोनाइज्ड इकोनॉमिक पॉलिसी भी होगी, और एक्स्ट्रा क्या होगा, यहाँ पे एक्स्ट्रा होगा सुपरनेशनल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स। यहाँ पे जो आपके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स रहेंगे वो सुपरनेशनल रहेंगे। सुपरनेशनल यानी एक ही ऑर्गेनाइजेशन सभी कंट्रीज में सेम काम करेगी, सिमिलर काम करेगी, राइट। तो वैसे कुछ, ठीक है, सब में देखिए ये एक एक का फर्क है। इसमें फर्क किसका था, इसका था, इसमें फर्क किसका था, इसका, इसमें फर्क किसका था, इसका, सब में ये एक एक चीज का ही फर्क है ना। जैसे जैसे आप नीचे नीचे आते जाओगे एक एक फर्क सब में बढ़ता जाएगा, और कॉमन चीजें सब में मिलती जाएगी। ठीक है, आई होप ये टॉपिक क्लियर है। फ्री ट्रेड क्या होता है, कस्टम यूनियन क्या होते हैं, कॉमन मार्केट्स क्या होते हैं, इकोनॉमिक यूनियन क्या होता है, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या होता है, ये सब क्लियर है। ये आगे भी फिर से आएगा पीवाईक्यूज में, बिकॉज यहाँ से एक क्वेश्चन हर बार बनता है। ठीक है, तो आगे आने वाले पीवाईक्यूज में भी ये क्वेश्चन पक्का आएगा। ठीक है, तो जब ये क्वेश्चन फिर से आएगा मैं अगेन फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी आपको,
ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 144 क्वेश्चन। सपोज दैट अ फर्म हैज 20% डेट एंड 80% इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। एक फर्म का एक कैपिटल स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसमें डेट कितना है, डेट यानी उधार का पैसा कितना है 20%, और इक्विटी कितना है, खुद का पैसा कितना है 80%. The cost of debt and cost of equity are assumed to be 10% and 15% respectively. अब इस पे कॉस्ट कितना है 10% और इस पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी कितना है 15%. What is the overall cost of capital? हमसे क्या पूछा है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, WACC पूछा है हमसे। अब आपको अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता है, WACC वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं पता है, अगर आपको ये सब टर्म्स नहीं पता है या आपको ये सब कंसेप्ट्स भी नहीं आते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, मैंने बिजनेस फाइनेंस जो है आपकी यूनिट, ठीक है, वो मैंने पूरी की पूरी आपको कराई है। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाइए वहां से जाके बिजनेस फाइनेंस के 24 लेक्चर्स हैं, 24 का 24 लेक्चर्स देख लीजिए, आपका पूरा बिजनेस फाइनेंस वहां से अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आपके सारे टॉपिक, सब कुछ प्रैक्टिकल थियरी जितना भी है बिजनेस फाइनेंस में या फाइनेंशियल मैनेजमेंट जिसको बोलते हो, वो सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर है। अब हम सम सॉल्व करते हैं। इसका राइट आंसर है 14%, लेकिन 14% कैसे आया वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमसे क्या पूछा है, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा ना, टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल यानी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल पूछा है, WACC हमसे पूछा है ना। तो WACC इज इक्वल टू, सबसे पहले तो किसका लेंगे 10%, किसका है 20% का, है ना। डेट कितना है 20% डेट पे, 20% डेट पे आपको कितना खर्चा बढ़ना है 10% कॉस्ट है आप, और 80% इक्विटी पे, 80% इक्विटी पे आपका कॉस्ट कितना है, आपका कॉस्ट है 15%, है ना। आपका कॉस्ट कितना है 15%, है ना। तो 10% किस पे है 20% पे, है ना। तो 10% ऑफ 20, है ना। तो 10% ऑफ 20 को मैं 0.20 लिख सकती हूँ ना, है ना, परसेंटेज हटा दू, प्लस दूसरा क्या था, इक्विटी का कितना था 15, है ना। तो 15 ऑफ 80%, 80% को मैं 0.80 लिख सकती हूँ ना, है ना, यही था ना हमारा, बराबर ना। हाँ, 10% किसका है 20 का, 15% किसका है 80 का, है ना। तो हमने बराबर ही लिखा है। चलो भाई 10 इंटू 0.20, 10% किसका, इसका, तो क्या आएगा आंसर 2। फिर 15 किसका, 15 इंटू 0.80 करके देखोगे तो आंसर क्या आएगा 12, है ना। और ये दोनों तो परसेंटेज में ही है, तो 2 + 12 क्या हो जाएगा 14। तो आपका WACC क्या आ जाएगा 14, यानी ओवरऑल आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कितना है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल्स टू 14%, यानी आपका ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर, है ना। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। मैंने सिंपली क्या किया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल दिया हुआ था, कॉस्ट ऑफ डेट दिया हुआ था, मैंने सिर्फ उसको क्या किया, उसको उसकी जगह पे लेके आई, उसको अरेंज कर दिया, ठीक है, फॉर्मूला में, एंड हमारा काम बन गया, है ना। अगर आपको ये फॉर्मूलाज नहीं आती है, WACC ये वो नहीं आता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल नहीं आता है, तो ये सब कुछ मैंने बिजनेस फाइनेंस में कराया है। ट्रस्ट मी, आप बिजनेस फाइनेंस के 24 लेक्चर्स देख लीजिए, आपका काम हो जाएगा। आपके सारे टॉपिक्स, प्रैक्टिकल थियरी, जितने भी सारे टॉपिक्स है ना, सब कवर हो जाएंगे, ठीक है। बिजनेस फाइनेंस की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, अच्छे से जाके 24 लेक्चर कवर कीजिए, आपका पूरा यूनिट खत्म हो जाएगा, ठीक है। और मैंने वहां पे WACC की फॉर्मूला,
ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल की फॉर्मूला ये सब मैंने वहां पे डिस्कस की थी, है ना। वहां पे मैंने आपको बोला था इसमें से कभी कभार सम पूछे जाते हैं, इससे मैंने वहां पे फॉर्मूलाज भी आपको समझाई थी वहां पे डिटेल में, है ना। अब सम कर रहे हैं तो देखो यूज आ रही है ना वो फॉर्मूलाज की। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन 145th क्वेश्चन। व्हेन कंज्यूमर सीक्स टू बी डिफरेंट and exclusive by demanding less of a commodity as more people consumes it, this phenomena is known as। बोलता है अगर लोग डिफरेंट होना चाहते हैं और कोई चीज ऐसी खरीदना चाहते हैं जो एक्सक्लूसिव है, एक्सक्लूसिव है यानी बहुत ही कम लोगों के पास है, ठीक है, तो ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट। ऐसी चीज को हम क्या बोलते हैं? ऐसी चीज को हम बोलते हैं स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्नॉब इफेक्ट। अब ना ज्यादा करके स्टूडेंट पता है किसमें कंफ्यूज होते हैं? इन दोनों में, कि मैडम हमें बताओ बैंडवैगन इफेक्ट क्या होता है और हमें बताओ स्नॉब इफेक्ट क्या होता है। मोस्टली ना सारे स्टूडेंट्स ना इन दोनों में ही कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। तो मैं इन दोनों को आपको डिस्टिंग्विश समझा देती हूँ ताकि आपको क्लैरिटी हो सके, ठीक है। बैंडवैगन क्या होता है? बैंडवैगन मतलब भीड़ को फॉलो करना। बैंडवैगन मतलब भीड़ को फॉलो करना। बैंडवैगन का सिंपली मतलब होता है भीड़ को फॉलो करना। जो बाकी कर रहे हैं वो आपको भी वही करना है। जैसे से फॉर एग्जाम्पल आज की डेट का अगर मैं एग्जाम्पल लूं, एग्जाम्पल आज की डेट में आईफोन 15 आया है। अब जितने लोग खरीद रहे हैं उनको देख के बाकी लोगों को भी यही लग रहा है कि मेरे को भी अभी आईफोन 15 खरीदना है। क्यों? सब भीड़ को फॉलो कर रहे हैं, उसे हम बोलते हैं बैंडवैगन इफेक्ट। बैंडवैगन इफेक्ट में क्या होता है? जो बाकी लोग जो चीज कर रहे हैं मेरे को भी वही चीज करनी है, यानी सब लोगों के पास सेम चीज ही होगी, सबको सेम चीज ही खरीदनी है। क्यों? क्योंकि मेरे बाकी आजू बाजू के लोगों ने भी वही खरीदा है तो मैं भी वही खरीदूंगी। तो यानी यहाँ पे आप क्या कर रहे हो? दूसरों के जैसे सेम हो गए, ठीक है। और स्नॉब इफेक्ट क्या होता है? स्नॉब इफेक्ट मतलब आप एकदम ही अलग हो, एकदम ही हटके हो, आप एकदम ही डिफरेंट हो, आप एकदम ही ऐसी चीजें खरीदना चाहते हो जो ज्यादा लोगों के पास नहीं हो, जो ज्यादा लोगों के पास नहीं हो। एग्जाम्पल जैसे डायमंड्स होते, सबके पास डायमंड होंगे क्या? नहीं। सबके पास सेम डायमंड होंगे क्या? नहीं। डायमंड हो गए, बंगलोज हो गए, है ना। फिर आपके कार्स हो गई, जो एक्सपेंसिव कार्स आती है, स्पोर्ट्स कार्स आती है जो बेसिकली आपको वो सब किसका एग्जाम्पल है? स्नॉब इफेक्ट का, जहाँ पे सब लोगों के पास सेम चीज नहीं होती है। स्नॉब इफेक्ट में क्या होता है? आपके पास ही इकलौती ऐसी चीज है जो बाकी ज्यादा लोगों के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि आप लोगों से हटके रहना चाहते हो, आप लोगों से डिफरेंट बन के रहना चाहते हो, आपको ऐसी चीजें चाहिए जो कुछ ही लोगों के पास हो। तो उस केस में आप उसको फॉलो करते हो, स्नॉब इफेक्ट को फॉलो करते हो। जैसे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज रहते हैं, उनके पास क्या रहेंगे? महंगे महंगे डायमंड्स रहते हैं, है ना, अलग अलग कैरेट्स के, तो वो उनके पास ही रहेंगे। या महंगी महंगी स्पोर्ट्स कार रहती है जो दुनिया में शायद 2-4 लोगों के पास ही होगी, है ना। तो हटके रहना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो लोग क्या खरीदते हैं? वो लोग किससे फेस करते हैं? वो लोग फेस करते हैं स्नॉब इफेक्ट, ठीक है। और हम आम लोग जो है वो किसको फॉलो करते हैं? बैंडवैगन इफेक्ट। याद रखिएगा हम आम लोग हैं यहाँ पे, और यहाँ पे आपके सेलिब्रिटीज आ जाए। बस इतना सी बात अगर आपको समझ में आ गई तो बस आपको इसके अलावा कुछ समझने की जरूरत ही नहीं है, आपका डिस्टिंग्विश यहीं पे ही क्लियर हो, है ना। अब मेरे से कोई नहीं पूछना कि बैंडवैगन और स्नॉब इफेक्ट का डिफरेंस क्या है, मैंने आज आपको बता दिया है ना। सो थैंक यू, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, बिकॉज ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। एंड प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आप में से कई सारे स्टूडेंट्स लेक्चर्स देख रहे हैं डेली बेसिस पे लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज इट्स फ्री फॉर यू, राइट। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।